आज हम पढ़ने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, बने रहिएगा। पूरे इस वीडियो के अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। छोटे वाले एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब बड़े वाले क्वेश्चन हमें करना है। तो मतलब स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग फ्लेमिंगो चैप्टर सेकंड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पक्का आपसे मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। चलिए सर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आइए समझते हैं एक एक पॉइंट को लिखा हुआ क्या क्या है। कि सर हु वॉज साहेब, सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि साहेब कौन था। पहला क्वेश्चन साहेब कौन था। साहेब एक रेग पिकर था जिसका पूरा नाम साहेब आलम था, ठीक है, ये हमने पढ़ा। व्हाट वॉज हिज फुल नेम, लो भैया इसके फुल नेम का मतलब मीनिंग बताओ। व्हाट वॉज हिज फुल नेम, उसका पूरा नाम क्या था। एंड व्हाट डिड इट मीन, और इसका क्या मतलब था। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है कि भैया सबसे पहला क्वेश्चन साहेब कौन था, साहेब का पूरा नाम क्या था, और साहेब के नाम का क्या मीन था। 3 क्वेश्चन है। तो आंसर किस तरीके से लिखेंगे हम, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करेंगे। हम लिखेंगे ब्लू पेन से, साहेब वॉज अ रेग पीकर बॉय, सबसे इंपॉर्टेंट अ रेग पीकर बॉय, ठीक है। कौन था, अ रेग पीकर बॉय, अ रेग पीकर बॉय। स्पेलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग गलत होते ही गड़बड़ हो जाएगा। RAGPICKER। तो साहेब वॉज अ रेग पीकर बॉय इन लॉस्ट स्प्रिंग। कि लॉस्ट स्प्रिंग नामक लेसन में साहेब नाम का जो बंदा है वो अ रेग पीकर बॉय है। अ रेग पीकर बॉय, अ रेग पीकर बॉय, अ रेग पीकर बॉय, है ना। इस तरीके से हमें याद करना है, अ रेग पीकर बॉय। दूसरा, हिज फुल नेम वॉज, इसका पूरा नाम था। हिज फुल नेम वॉज, इसका पूरा नाम था साहेब आलम। साहेब, फिर आपको ये माइनस वाला मार्क लगाना है, हाइपन लगाना है, फिर ई छोटा लिखना है, फिर हाइपन लगाना है, फिर आलम लिखना है। ये ब्लैक पेन से, लॉस्ट स्प्रिंग भी ब्लैक पेन से। साहेब आलम, आपको क्या लिखना है, हिज फुल नेम वॉज साहेब आलम, हिज फुल नेम वॉज साहेब आलम। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, इसका क्या मीनिंग है। तो विच मीन्स, जिसका मतलब है साहेब आलम का मतलब है, फिर इसको लिखना है आपको ब्लैक पेन से, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ये सब आपको लिखना है। यहां तक पढ़ाऊंगा, वापस शुरू में जाता हूं, फिर आगे वाला पढ़ेंगे। कि साहेब वॉज अ रेग पिकर बॉय, साहेब एक रेग पिकर बॉय था लॉस्ट स्प्रिंग नामक लेसन में। हिज फुल नेम वॉज, उसका पूरा नाम था साहेब आलम, जिसका मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। बट लिखनी है ये लाइन, क्वेश्चन में नहीं पूछी जा रही है, फिर भी लिखनी है। बट आयरनिकली, आयरनी थी ना, आयरनी विडंबना थी ना ये, है ना। बट आयरनिकली ही लिव्ड इन पॉवर्टी, लेकिन वो एक व्यंग्यात्मक रूप से कहा रहता था भाई, विडंबना रूप से कहा रहता था, गरीबी में। पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी, पॉवर्टी मतलब गरीबी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाएगा, हो सकता है सीन अनसीन पैसेज में भी पूछा जा सकता है। पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी में रहता था। और कलेक्टिंग गार्बेज, कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करता रहता था, गार्बेज का मतलब कचरा, कचरा इकट्ठा करता रहता था। फॉर सर्वाइवल, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल का मतलब जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल का मतलब जीवित रहने के लिए। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं इसको फास्ट स्पीड में पढ़ा देता हूं कि साहेब कौन था, साहेब का पूरा नाम क्या था, और उसके नाम का क्या अर्थ था। तो साहेब वॉज ए रेग पिकर बॉय, साहेब एक रेग पिकर बॉय था इन लॉस्ट स्प्रिंग। हिज फुल नेम वॉज, उसका पूरा नाम था साहेब आलम। विच मीन्स, जिसका मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसका मतलब क्या था, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। बट आयरनिकली, आयरनिकली ये वर्ड याद करना है, बट आयरनिकली, लेकिन विडंबनापूर्ण, ही लिव्ड इन पॉवर्टी, वो गरीबी में जीता था। पहला गरीबी में जीता था, कचरा इकट्ठा करता था, कलेक्टिंग गार्बेज, कचरा इकट्ठा करता था। फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल जीवित रहने के लिए, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसे मैंने दिया है वैसा ही आपको याद करना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पूछा जा रहा है, हु इज मुकेश। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे भी पूछा जा सकता है, मैंने चेंज कर दिया है। हु वॉज मुकेश, वापस से देखो, हु इज मुकेश, हु वॉज मुकेश। हु इज मुकेश, हु वॉज मुकेश। अगर हम इज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम प्रेजेंट में लिख देंगे, और अगर हम वॉज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम पास्ट से लिखेंगे, ध्यान रखना। तो हु इज मुकेश, मुकेश कौन है, एंड व्हाट इज हिज ड्रीम, और मुकेश का सपना क्या है। भैया मुकेश एक मतलब वहाँ क्या बोलते हैं, बेंगल मेकर के यहाँ रहता है, वहीं जीता है, वहीं मरता है, उनका पूरा परिवार बेंगल मेकिंग करता है फिरोजाबाद में, और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, यही तो था मुकेश। फिर दूसरा क्वेश्चन भी यही पूछा जा रहा है कि हु वॉज मुकेश, भैया मुकेश कौन था, एंड व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में क्या करना चाहता था। उस वाले क्वेश्चन में सपना लिख दिया, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना चाहता था। एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और उसने क्या फॉलो नहीं किया। बात एक ही है, ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट में है। आइए सर समझते हैं, ठीक है। देखें कि सर मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। तो मुकेश इज द सन, मुकेश इज द सन, मुकेश बेटा है। मुकेश बेटा किसका है, अ पुअर, गरीब, बेंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाले, एक चूड़ी बनाने वाले का बेटा है, ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा है। फिरोजाबाद में एक गरीब
चूड़ी बनाने वाले का बेटा कौन है? मुकेश है। तो मुकेश इज द सन, मुकेश इज द सन। और पास्ट में पूछता तो मुकेश वॉज द सन, बात एक ही है। तो मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। हिज ड्रीम, उसका सपना इज है, उसका सपना है। हिज ड्रीम इज, उसका सपना है, उसका सपना क्या है? टू बिकम, वह बनना चाहता है टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड रिफ्यूज, और मना कर देता है, मना कर देता है टू फॉलो, अनुसरण करने से, बहिष्कार कर देता है पालन करने से, हिज फैमिलीज ट्रेडिशन, अपने परिवार की परंपरागत ऑक्यूपेशन को, अपने परिवार के परंपरागत काम धंधे को, बिजनेस को, अपने परिवार के काम धंधे को, ऑक्यूपेशन को करने से मना कर देता है। किसका काम था वो? बेंगल मेकिंग का, चूड़ी बनाने का। तो मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर, पुअर बेंगल मेकर, सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर, द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर। मेरे साथ में 3 बार बोलेंगे, द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर, द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर, द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर, पुअर बेंगल मेकर, पुअर बेंगल मेकर। कहां का था पुअर बेंगल मेकर? फिरोजाबाद का। हिज ड्रीम इज, उसका सपना है क्या? टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड रिफ्यूज टू फॉलो, रिफ्यूज कर देता है क्या करने से? फॉलो करने से। रिफ्यूज टू फॉलो, फॉलो नहीं करेगा भैया, अनुसरण नहीं करेगा क्या? परिवार के परंपरागत काम धंधे को, फैमिलीज ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, फैमिलीज ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, फैमिलीज ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ बेंगल मेकिंग, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ बेंगल मेकिंग। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम कि मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल ऑफ फिरोजाबाद। हिज ड्रीम इज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, उसका मोटर मैकेनिक बनने का सपना था। एंड ही रिफ्यूज टू फॉलो, और वो फॉलो करने से मना कर देता है फैमिलीज, फैमिलीज ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, फैमिलीज ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ बेंगल मेकिंग। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन पास्ट में था, तो पूछ लेते हैं कि हु वॉज मुकेश, व्हाट डिड ही वांट टू डू, वो क्या करना चाहता है इन हिज लाइफ, अपने लाइफ में, और वो क्या नहीं अनुसरण करता है, क्या नहीं करता है, उसके बारे में बताओ। तो आइए सर सुनते हैं। तो मुकेश वॉज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। सुरेश मुकेश सॉरी मुकेश वॉज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। हिज ड्रीम वॉज, उसका सपना था, हिज ड्रीम वॉज, उसका सपना था टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। एंड रिफ्यूज टू फॉलो हिज फैमिलीज ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ बेंगल मेकिंग। मतलब उस वाले आंसर में और इस वाले आंसर में 3 फर्क है, वॉज का और रिफ्यूज्ड का। बस ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करूंगा आपको ये मेरी वाली बात समझ में आई होगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है, समझते हैं। 2022 में आया हुआ है, 2024 में भी आया हुआ है, और 2026 में भी रिपीट हो सकता है। समझते हैं। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर? भैया जो साहिब था वो क्या लुक फॉर कर रहा था, क्या तलाश कर रहा था? लुक फॉर का मतलब स्क्रॉन्जिंग करना, लुक फॉर का मतलब सर्च करना, लुक फॉर का मतलब सीक करना, ऐसा। इन द गार्बेज डंप, गार्बेज डंप का मतलब कचरे के ढेर में, कचरे का जो ढेर था, डम मतलब ढेर, कचरे का जो ढेर था, उस ढेर में क्या ढूंढ रहा था? सोना ढूंढ रहा था, पैसा ढूंढ रहा था, और क्या? वेयर इज ही, वह कहां है? वेयर इज ही, वह कहां है? एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वह कहां से आया? 3 क्वेश्चन है। जो साहेब है वो कचरे में क्या ढूंढ रहा है, साहेब कहां है, और साहेब कहां से आया है। ठीक है, इसी का अथवा व्हाट डज साहेब लुक फॉर, साहेब क्या लुक फॉर कर रहा है, साहेब क्या तलाश कर रहा है कचरे के ढेर से। एंड वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो कहां से है और कहां से आया है। क्वेश्चन एक ही है, बात समझ में आ गई होगी। तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साहेब क्या तलाश कर रहा है, साहेब कहां है, साहेब कहां से आए। तो साहेब कचरे में से पैसा तलाश कर रहा है, साहेब सीमापुरी दिल्ली में है अभी, और साहेब ढाका से आया है 1971 में, क्योंकि उनके परिवार में वहां वो तूफान आ गई थी ना, बाढ़, इस वजह से वो छोड़कर आ गए थे। आइए सर समझते हैं आंसर कि सर साहेब इज लुकिंग फॉर, जब इज लिखा है तो हमने भी ये लिखा है, साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, साहेब गोल्ड तलाश कर रहा है इन द गार्बेज डंप, कचरे के ढेर से। साहेब कचरे के ढेर से सोना तलाश कर रहा है, और यहां सोने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ गोल्ड, और गोल्ड का मतलब है रुपीज और कॉइन, रुपीज और कॉइन, पैसा और सिक्का। तो साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड। इसको ब्लैक पेन से लिखना आप, रुपीज और कॉइन को ब्लैक पेन से लिखना। साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, साहेब गोल्ड की तलाश कर रहा था, जिसको रुपीज और कॉइन कहा गया इन द गार्बेज डंप। पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा कहां से है, अभी कहां है मुकेश? ही लिव्स, वह रहता है, ही लिव्स वह रहता है इन सीमापुरी, अभी कहां रहता है? सीमापुरी में। सीमापुरी कहां है? दिल्ली में। ठीक है, और सीमापुरी नामक जगह और कहां है, कहां बताई गई थी पार्ट में? ही इज अ नेबर ऑफ द ऑथर, और वो हमारे ऑथर का नेबर है। हमारी ऑथर है ना एनिस जंग,
एनिस जंग के पड़ोस में, जहां एनिस जंग रहा करती थी वहां वो आया करता था, ऐसा। तो ही इज अ नेबर, वह एक पड़ोसी है, ऑफ ऑथर, ऑथर का वो पड़ोसी है, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ही हैज कम फ्रॉम, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही हैज कम फ्रॉम, वह आया है बांग्लादेश से। वह कहां से आया है बच्चों? बांग्लादेश से आया है। हिज हाउस वॉज इन ढाका, उसका घर कहां था? उसका घर ढाका में था। ही केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, ही केम विद हिज मदर, वह अपनी मां के साथ में 1971 में आया था, जब तूफान ने बहा दिया था, स्वेप्ट अवे, बहा देना, जब तूफान ने बहा दिया था उनके फील्ड्स को, उनके खेतों को और उनके घरों को। जब तूफान ने उनके घरों और उनके खेतों को बहा दिया था, तब साहेब 1971 में अपनी मां के साथ में आया था। वाह यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, फिर से समझा देता हूं। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि साहेब जो है कचरे के ढेर में से क्या ढूंढ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि साहेब अभी कहां है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है साहेब कहां से आया है। तो भैया हमारा जो साहेब है वो गोल्ड तलाश कर रहा है। साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, साहेब गोल्ड की तलाश कर रहा है। गोल्ड को क्या बताया गया है? रुपीज और कॉइन, जिसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। गाबिस डंब में से क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ही लिव्स इन सीमापुरी, वो कहां रहता है? सीमापुरी में रहता है, और सीमापुरी दिल्ली में है, और वह नेबर भी है। ही इज अ नेबर, वह पड़ोसी है, ऑफ द ऑथर, ऑथर का वो पड़ोसी है। कहां से आया है? ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आया है। हिज हाउस वॉज इन ढाका, उसका घर ढाका में था। ही केम विद हिज मदर, वो अपनी मां के साथ में आया था इन 1971, कब? जब हिज वेन, जब स्टॉर्म्स, तूफानों ने स्वेप्ट अवे, बहा दिया था उनके खेतों को और उनके घरों को, उनके खेतों और उनके घरों को जब तूफान ने बहा दिया था, तब साहेब अपनी मां के साथ में 1971 में आया था। ठीक है भैया, लो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं मैंने अंडरलाइन करके भी आंसर दिया है। इस अंडरलाइन वाले को भी आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा आंसर दिखने में। समझते हैं, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज साहेब हैप्पी, क्या साहेब खुश है? वर्किंग एट द टी स्टॉल, चाय की दुकान पे काम करके। आपको बताया गया था पाठ पढ़ाते समय कि जब साहेब कचरे बिनने का काम करता था, जब वो रेग पिकिंग करता था, तब वो ज्यादा खुश था। लेकिन जब उसने अपने बोरे को हटाकर चाय की केतली अपने हाथ में ली, तो भैया वो थोड़ा सा दुखी दुखी उसकी आंखों में प्रतीत हो रहा था। हालांकि उसने कहा कि मुझे 800 रुपए मिलते हैं, दोनों टाइम का खाना मिलता है, और मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरा मालिक ये है। वो कहते समय तो अच्छा अच्छा लग रहा था, बट उसकी आंखों में कहीं ना कहीं दुख था। आइए सर समझते हैं क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है। इज साहेब हैप्पी, क्या साहेब खुश था? जब भी कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो उसका आंसर जब हम देते हैं तो यस या नो में हमें देना चाहिए। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। इज साहेब हैप्पी, क्या साहेब खुश है? वर्किंग एट द टी स्टॉल, चाय की दुकान पे काम करके। एक्सप्लेन कीजिए, तो आओ एक्सप्लेन करते हैं। नो, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। नो भैया नो, साहेब इज नॉट हैप्पी। नो, साहेब, नो के बाद में कॉमा लगाना। नो कॉमा, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। नो, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, साहेब खुश नहीं है। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि। इट सीम्स दैट, इट सीम्स दैट का मतलब क्या हो गया? ऐसा लगता है कि। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि साहेब इज नॉट हैप्पी, साहेब खुश नहीं है, वर्किंग एट द टी स्टॉल, वही दोबारा से आ गया, बस वही एक्स्ट्रा है। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि ही इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। आगे, द स्टील कैनिस्टर, जो स्टील की कैनिस्टर है, जो स्टील की केतली है, स्टील कैनिस्टर, स्टील की केतली, स्टील कैनिस्टर, स्टील की केतली। द स्टील कैनिस्टर, जो स्टील की केतली है, ही होल्ड्स, जो उसने अभी पकड़ रखी है, नाउ, जो स्टील की केतली उसने पकड़ रखी है, ही होल्ड्स नाउ, जो उसने होल्ड कर रखी है अभी, इज वेरी हैवी, वो भारी लग रही है ना। वो स्टील की केतली मानो ऐसे लग रही है जैसे वो भारी लग रही हो। एंड द प्लास्टिक बैग, और वो प्लास्टिक बैग ही यूज्ड टू कैरी, जिसको वो उठाया करता था, ही यूज्ड टू कैरी, यूज्ड टू कैरी, जिसको वो उठाया करता था। आदत बताता, आदत, यूज्ड टू आदत होती है। ही यूज्ड टू कैरी, मैं जाया करता था, मैं बोला करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं उठाया करता था, तो ही यूज्ड टू कैरी, वो उठाया करता था। अर्लियर, पहले, वो पहले उठाया करता था, वो वेरी लाइट, वो क्या है? बहुत हल्की है। तो दो कंपेरिजन, वेरी हैवी, वेरी लाइट, है ना। तो द स्टील कैनिस्टर, स्टील की केतली, ही होल्ड्स नाउ, जिसको उसने अभी पकड़ रखा है, वो वेरी हेवी है। एंड द प्लास्टिक बैग ही यूज्ड टू कैरी, जिसको वो उठाया करता था पहले, वाज वेरी लाइट, वो वेरी लाइट है। बिकॉज, क्योंकि द बैग वॉज हिज ऑन, क्योंकि बैग तो उसका खुद का था सर, वो प्लास्टिक का बैग जो था, वो जो बोरा था, द बैग वॉज हिज ऑन, द बैग वॉज हिज ऑन, वो ऑन का था, वो खुद का था। एंड द कैनिस्टर, और वो कैनिस्टर बिलोंग्स, और वो कैनिस्टर बिलोंग करती है टू द मास्टर, मालिक। मास्टर का मतलब क्या हो गया? मालिक। और वो केतली किससे बिलोंग करती है? वो केतली किसी मालिक से बिलोंग करती है। ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम,
इन बातों से हमें पता चलता है कि उसने अपनी आजादी खो दी। एंड केयर फ्री लुक, और एकदम मस्त मौला, केयर फ्री का मतलब यहां पर हम समझेंगे मस्त मौला, एंड केयर फ्री लुक, और उसका जो केयर फ्री लुक था वो भी खो गया। ही हैज लॉस्ट टू थिंग्स, उसने दो चीजें खो दी। ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसने अपनी फ्रीडम खो दी, एंड केयर फ्री लुक खो दिया। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, अब साहेब अपने खुद का मालिक नहीं रहा। एंड साहेब इज नो लॉन्गर एंड साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, अब साहेब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार आंसर मैंने लिखने की कोशिश की है, इसी तरीके से लिखना है। मैं दोबारा फिर से पढ़ाता हूं। नो भैया नो, साहेब इज नॉट हैप्पी, साहेब इज नॉट हैप्पी, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि ही इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। ठीक है। द स्टील कैनिस्टर, जो स्टील की केतली ही होल्ड्स नाउ, वो स्टील की केतली जो उसने होल्ड कर रखी है अभी, इज वेरी हेवी, है ना, इज वेरी हेवी, वो स्टील की केतली जो उसने अभी पकड़ रखी है इज वेरी हेवी। एंड द प्लास्टिक बैग ही यूज्ड टू कैरी अर्लियर, और वो प्लास्टिक का बैग जिसको वो यूज किया करता था अर्लियर, वॉज वेरी लाइट, वो क्या है, बहुत ही लाइट है। क्योंकि द बैग वॉज इज ऑन, क्योंकि बैग तो उसका खुद का है साहब। द बैग इज हिज ऑन एंड द कैनिस्टर बिलोंग्स टू, और कैनिस्टर बिलोंग करती है टू द मास्टर, और कैनिस्टर किससे बिलोंग करती है, मास्टर से बिलोंग करती है। ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसने अपनी आजादी खो दी है। एंड केयर फ्री लुक खो दिया है, और क्या खो दिया है, केयर फ्री लुक। एंड साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर। वाह, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत ही शानदार था। मुझे जरूर से आप कमेंट करके बताओ भैया ये जो क्वेश्चन आंसर हम पढ़ रहे हैं आपको कैसे लग रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अब हम पढ़ेंगे सर क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पिछली बार भी आया था और पूछा भी जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। भैया फिरोजाबाद क्यों फेमस है, फिरोजाबाद को कौन फेमस बनाता है, फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, फिरोजाबाद में क्या बनता है, फिरोजाबाद क्या है, कुल मिलाकर फिरोजाबाद चूड़ी बनती है, चूड़ी। और सर द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, के लिए जाना जाना। फेमस फॉर मतलब के लिए जाना जाना। तो द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, किसके लिए, इट्स बेंगल्स, बस यही आंसर है। Its Bengals. The city of Firozabad is famous for its Bengals. भैया every other family in Firozabad, फिरोजाबाद में हर एक परिवार, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड का मतलब बिजी है, व्यस्त है, इंगेज्ड है, व्यस्त है। किस चीज में इंगेज्ड है, किस चीज में व्यस्त है, इन मेकिंग बेंगल्स, चूड़ी बनाने में, मेकिंग बेंगल्स। भैया फिरोजाबाद क्या है, फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लॉविंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लॉविंग इंडस्ट्री का मतलब कांच का, जहां पर कारखाने होते हैं, कांच के कारखानों का मध्यस्थ स्थान है फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद इज द सेंट्रल पॉइंट भैया, फिरोजाबाद मतलब इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज मतलब भारत का क्या, ग्लास ब्लॉविंग इंडस्ट्री। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। फिर से पढ़ लेते हैं। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है, तो द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, यह इसकी चूड़ी के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में हर एक परिवार इज इंगेज्ड, बिजी है, व्यस्त है, इन मेकिंग बेंगल्स, चूड़ी बनाने में। और फिरोजाबाद क्या है, फिरोजाबाद मतलब इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लॉविंग इंडस्ट्रीज, कांच का कारखाना, ग्लास ब्लॉविंग इंडस्ट्रीज को हम बोलेंगे कांच का कारखाना। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 5 जो था आपको समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा जा रहा है कि भैया खतरे बताओ, डेंजरस मतलब डेंजर्स बताओ, खतरे बताओ, हेजार्ड्स बताओ, मेंशन द हेजार्ड्स मेंशन करो, हेजार्ड्स बताओ ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, चूड़ी बनाने वाले कारखानों के खतरे बताओ, दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बड़ों में पूछा जा सकता है, छोटों में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर चूड़ी बनाने वाले जो कारखाने हैं उनमें क्या हेजार्ड्स है, क्या डेंजर्स है। आइए सर समझते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ हेजार्ड्स, लो भैया पहली लाइन में हमने बोल दिया देयर आर अ लॉट ऑफ हेजार्ड्स, बहुत सारे खतरे हैं। अ लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारे, देयर आर अ लॉट ऑफ बहुत सारे, प्लूरल है भैया। देयर आर अ लॉट ऑफ हेजार्ड्स, बहुत सारे हेजार्ड्स है, वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के बहुत सारे खतरे हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ हेजार्ड्स इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, मेरे साथ में बोलते जाओ और सुनते जाओ और आपको क्लास में याद हो जाएगा भैया, है ना। देयर आर अ लॉट ऑफ हेजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, में काम करने के बहुत
सारे खतरे हैं। द बेंगल वर्कर्स, बेंगल जो वर्कर्स है, काम करने वाले जो लोग हैं, मुकेश जैसे, दादी जैसे, सविता जैसे, दादा जैसे जो लोग हैं, द बेंगल वर्कर्स हैव टू वर्क, बेंगल मेकर्स को काम करना पड़ता है, हैव टू वर्क मजबूरी, हैव टू वर्क मजबूरी भैया। द बेंगल वर्कर्स हैव टू वर्क, बेंगल वर्कर्स हैव टू वर्क, बेंगल वर्कर्स को काम करना ही पड़ता है इन हाई टेम्परेचर, इन हाई टेम्परेचर, उनको हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है, उनको किस में काम करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है। दे हैव टू वर्क इन डिंजी रूम्स, उनको डिंजी रूम्स में काम करना पड़ता है, छोटे छोटे अंधेरे अंधेरे कमरों में काम करना पड़ता है, डिंजी रूम्स, याद करना, हाई टेम्परेचर डिंजी रूम्स, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा रहता है, हाई रहता है, रूम्स कैसे हैं, डिंजी रूम्स है, DINGY, डिंजी रूम्स। और डिंजी रूम्स में क्या नहीं होता सर, डिंजी रूम्स में हवा नहीं होती, लाइट नहीं होती, विदाउट एयर एंड लाइट, विदाउट एयर एंड लाइट, विदाउट एयर एंड लाइट, दे हैव टू वर्क इन डिंजी रूम्स विदाउट एयर एंड लाइट। 2 पॉइंट। तीसरा, दे फेस वेरियस हेल्थ हैजार्ड्स, दे फेस, वो फेस करते हैं वेरियस हेल्थ हैजार्ड्स, वो वेरियस, वेरियस मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के हेल्थ हैजार्ड्स, स्वास्थ्य के खतरे, स्वास्थ्य के अलग अलग प्रकार के स्वास्थ्य के खतरों को फेस करते हैं, सामना करते हैं। तो भैया दे फेस वेरियस हेल्थ हैजार्ड्स, द बिगेस्ट हैजार्ड्स, जो बिगेस्ट हैजार्ड है, दे फेस, जो वो फेस करते हैं, द बिगेस्ट हैजार्ड दे फेस, सबसे बड़ा खतरा जो वो फेस करते हैं, द बिगेस्ट हैजार्ड दे फेस, जो सबसे बड़ा खतरा जो वो फेस करते हैं, इज दैट, वो है कि दे लूज, वो खो देते हैं, द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, वह अपनी आंखों की चमक खो देते हैं, है ना, वो अंधे हो जाते हैं। दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, एंड दे गो ब्लाइंड, एंड दे गो ब्लाइंड, एंड दे गो ब्लाइंड, और वो क्या हो जाते हैं, वो अंधे हो जाते हैं। आइए सर फिर से समझते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ हैजार्ड्स वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, है ना, आप थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हो, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते अच्छा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा परिवर्तन इस प्रकार से करवा सकता हूं। देयर आर ए लॉट ऑफ हैजार्ड्स वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ये लाइन ऐसे कैसे लिख सकते हैं, फिर हम लिख सकते हैं कि द फॉलोइंग हैजार्ड्स आर, द फॉलोइंग हैजार्ड्स आर, फॉलो में लिख दूंगा, अभी आपको कमेंट में दे दूंगा, आप समझ लेना, तो वो लिखकर फिर पॉइंट वाइज लिखना, और पहला पॉइंट आप यहां से लिखना कि द बेंगल वर्कर्स, जो बेंगल वर्कर्स है, हैव टू वर्क, उनको काम करना पड़ता है इन हाई टेम्परेचर, उनको हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है, पहला पॉइंट। फिर लाइन छोड़कर दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप कि दे हैव टू वर्क इन डिंजी रूम्स, उनको डिंजी रूम्स में काम करना पड़ता है विदाउट एयर एंड लाइट, विदाउट एयर एंड लाइट। फिर आप लाइन छोड़कर तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि दे फेस वेरियस हेल्थ हैजार्ड्स, उनको वेरियस हेल्थ हैजार्ड्स फील होता है, ठीक है। फिर आप चौथा पॉइंट लिखेंगे द बिगेस्ट हैजार्ड द फेस, द बिगेस्ट हैजार्ड दे फेस, जो सबसे बड़ा खतरा वो जो वो फेस करते हैं, इज दैट, वो ये है कि दे लूज देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, वो अपनी आंखों की चमक खो बैठते हैं। और फिर आप पांचवा पॉइंट लिखेंगे दे गो ब्लाइंड, और वो अंधे हो जाते हैं। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है उनको हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है, दूसरा पॉइंट है उनको डिंजी रूम्स में काम करना पड़ता है विदाउट एयर और विदाउट लाइट, और तीसरा जो पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट क्या है कि उनको वेरियस हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं, उनको स्वास्थ्य के बहुत खतरनाक खतरनाक खतरे होते हैं। फिर उसके बाद में आपका चौथा पॉइंट आता है कि जो सबसे बड़ा खतरा है वो है ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, उनकी आंखों की जो चमक होती है वो चली जाती है। और जो पांचवा पॉइंट है दे गो ब्लाइंड, और वो क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। इस तरीके से आप लिखोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा, इसको फिर से पढ़िएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये आंसर। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अपनी स्क्रीन के ऊपर है। आइए सर क्वेश्चन नंबर 7 को हम समझते हैं, क्या पूछा जा रहा है समझते हैं। क्या लिखा हुआ है कि व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस, अरे यार वो कुछ रीजंस बताओ, सम ऑफ द रीजंस, वो कुछ कारण बताओ कि व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस, वो क्या कारण हो सकते हैं, व्हाट कुड बी द रीजंस, वो सम रीजंस क्या हो सकते हैं, वो कुछ कारण क्या हो सकते हैं जिनकी वजह से द माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है प्रस्थान, ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी, जो लोग गांव से शहर की तरफ चले जाते हैं, वो क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से लोग गांव से शहर की तरफ चले जाते हैं, वो क्या कारण हो सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इस लेसन को रखते हुए तो अच्छा क्वेश्चन है, समझो कि व्हाट कुड बी द सम ऑफ द रीजंस, वो रीजंस क्या हो सकते हैं जिनकी वजह से माइग्रेशन होता है, जिनकी वजह से प्रस्थान होता है, स्थान परिवर्तन होता है लोगों का गांव से शहर की तरफ। तो समझते हैं, पीपल माइग्रेट करते हैं, लोग चले जाते हैं, माइग्रेट का मतलब गो है कि लोग चले जाते हैं फ्रॉम विलेज टू सिटीज, गांव से शहरों की तरफ, लोग गांव से शहरों की तरफ चले जाते हैं इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, जीविका ढूंढने के लिए, जीविका ढूंढने के लिए मतलब जीविका कमाने के लिए, पहला कारण है ना कि पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज, लोग विलेज टू सिटी चले जाते हैं इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड ढूंढने के लिए लोग गांव से शहरों की तरफ चले जाते हैं। सिटीज प्रोवाइड करता है, जो शहर है वो प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं मोर जॉब्स, ज्यादा से ज्यादा जॉब, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देता है। जो शहर है, सिटीज जो है वो प्रोवाइड करती है, सिटीज प्रोवाइड करती है, सिटीज प्रोवाइड करती है, सिटीज प्रोवाइड करती है मोर जॉब्स देन विलेज, गांव के बजाय, गांव के बजाय
गांव के बजाय जो शहर है वो ज्यादा जॉब प्रदान करता है। अदर रीजंस आर, अन्य कारण भी है, अदर रीजंस आर, अन्य कारण भी है, और वो अन्य कारण क्या है? बेटर हेल्थ, वहां पर बेटर हेल्थ मिलती है, बेटर सिविक मिलता है, सिविक सेंस मतलब आपकी मानसिक बुद्धि सही रहती है, कैसे उठना है कैसे बैठना है ऐसा आपको समझ में आने लगता है, एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज भी मिलती है। अदर रीजंस आर, अदर रीजंस क्या क्या है? बेटर हेल्थ, सिविक, एजुकेशनल फैसिलिटीज, सिविक एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, सिविक एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज मतलब आपको स्वास्थ्य बढ़िया मिलता है, आपको सिविक सेंस आता है, आपका एजुकेशनल फैसिलिटीज बढ़ती है। दे माइग्रेट, वो माइग्रेट करते हैं, वो प्रस्थान करते हैं की वजह से, बिकॉज ऑफ, की वजह से, वो प्रस्थान करते हैं किसकी वजह से? फ्लड, है ना, गांवों में फ्लड आ जाती है, जैसे ढाका में फ्लड आई थी कि नहीं आई थी, तो उन्होंने गांव छोड़कर कहां वो आ गए थे? दिल्ली आ गए थे। फ्लड की वजह से, तूफानों की वजह से, सूखे की वजह से और अकाल की वजह से। चार वर्ड आए भैया, ये चारों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वजह से माइग्रेट कर जाते हैं? फ्लड की वजह से, तूफान की वजह से, सूखे की वजह से, अकाल की वजह से। फेमाइन अकाल होता है, ड्रॉट सूखा होता है, स्टॉर्म तूफान होता है, फ्लड बाढ़ होती है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं फटाफट से पढ़ा देता हूं। ऐसा क्या कारण है कि लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं? तो पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज आ जाते हैं इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड ढूंढने के लिए। सिटीज प्रोवाइड करती है मोर जॉब्स देन विलेज, गांव के बजाय शहर जो है वो ज्यादा अच्छी नौकरियां प्रदान करता है। अन्य कारण भी है, और वो अन्य कारण है बेटर हेल्थ है, सिविक है, एजुकेशनल फैसिलिटीज है, ऐसा ऐसा। दे माइग्रेट, वो माइग्रेट करते हैं की वजह से, बिकॉज ऑफ, की वजह से, किसकी वजह से? तो चार पॉइंट थे, फ्लड की वजह से, स्टॉर्म की वजह से, ड्रॉट की वजह से, फेमाइन की वजह से, एटसेट्रा। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आइए सर देखते हैं, समझते हैं क्या क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, समझते हैं। लिखा हुआ है कि व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। वाओ वाओ, ये पाठ जो है लॉस्ट स्प्रिंग, इस लॉस्ट स्प्रिंग को मद्देनजर रखते हुए ये 8 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। समझिए क्या बोल रहा है कि व्हाई शुड चाइल्ड लेबर, भैया चाइल्ड लेबर को, जो छोटे छोटे बच्चे जो काम करते हैं, इसको क्यों एलिमिनेट करना चाहिए, इसको क्यों हटा देना चाहिए, इसको क्यों क्यों रोक देना चाहिए? छोटे छोटे बच्चों का बाल श्रम को क्यों रोक देना चाहिए? छोटे छोटे बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करवाया जा रहा है, इसको क्यों रोक देना चाहिए? और भैया कैसे रोक देना चाहिए? दो क्वेश्चन है, क्यों और कैसे, क्यों और कैसे, दो तरीके से। तो आइए सर समझते हैं। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, चाइल्ड लेबर को रोकना ही चाहिए, शुड बी एलिमिनेटेड, शुड की जगह हम मस्ट भी लिख सकते हैं, बट अभी शुड ही लिखेंगे। द चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, चाइल्ड लेबर को रोक देना चाहिए, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, पैसिव वॉइस में है, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, चाइल्ड लेबर को रोक देना चाहिए, क्योंकि, क्यों रोक देना चाहिए? क्योंकि इट इज एन इनह्यूमन एक्ट, ये अमानवीय प्रकृति है, ये अमानवीय कार्य है, ये मानवता वाला कार्य नहीं है, ये राक्षसों वाला कार्य है, इनह्यूमन एक्ट है ना, इट इज एन इनह्यूमन एक्ट, इनह्यूमन एक्ट, ये इनह्यूमन एक्ट है। इट टेक्स अवे देयर चाइल्डहुड, इट मतलब ये जो बाल श्रम है ना, टेक्स अवे ले जाता है, चाइल्डहुड मतलब बचपना, ये बचपना ले जाता है, ये चाइल्ड लेबर है ना, बच्चों का बचपना खत्म कर देता है, ये चाइल्ड लेबर, इट मतलब यह है टेक्स अवे, खत्म कर देता है, खत्म मतलब ले जाता है, उड़ा देता है ना, टेक्स अवे कर देता है, हटा देता है, चाइल्डहुड बचपन हटा देता है भैया। इट टेक्स अवे देयर चाइल्डहुड, ये उनका बचपना खो देता है, एंड हेम्पर्स, और रोक देता है, रोक लगा देता है ना, हेम्पर कर देता है, रोक लगा देता है उनकी ग्रोथ पर। अगर कोई छोटा बच्चा काम करने लग जाता है तो उसकी मासूमियत था, उसका इनोसेंस, उसका चाइल्डहुड, उसका बचपन खो जाता है, और हैम्पर कर देता है ये चाइल्ड लेबर, रोक देता है उनकी ग्रोथ को, और उनकी ग्रोथ को रोक देता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहां से, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री, भैया क्यों रोकना चाहिए? क्योंकि चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री, बच्चे किसी भी देश का भविष्य है भैया, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश का फ्यूचर कौन है? बच्चे हैं। तीसरा पॉइंट, चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड, चाइल्ड लेबर को रोक देना ही चाहिए, हटा देना ही चाहिए, बाई, कैसे रोक देना चाहिए? कैसे का आंसर आ रहा है, कैसे? बाई कलेक्टिव एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब प्रयास, कलेक्टिव मतलब इकट्ठा करके, इकट्ठा किए गए प्रयासों से, ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रयासों से, गवर्नमेंट के विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रयासों से, और समाज के विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रयासों से उसको रोक देना चाहिए। कैसे रोक देना चाहिए? इसका मतलब भैया कौन रोकेगा? सोसाइटी और गवर्नमेंट रोकेगी। कि चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड, चाइल्ड लेबर को रोका जा सकता है, चाइल्ड लेबर को रोका जा सकता है बाई, किसके द्वारा? तो अब आ गया कलेक्टिव एफर्ट्स, अलग अलग प्रकार के प्रयास करके। कौन करेगा प्रयास? ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी, ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी, द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी, द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी। दे शुड बी एनरोल, उनको एनरोल करना चाहिए, जो सरकार है, ये जो गवर्नमेंट है, ये जो सोसाइटी है, इनको एनरोल करना चाहिए, इनको भर्ती करना चाहिए। दे शुड बी भर्ती,
दे शुड भी नाम लिखाना चाहिए, दे शुड भी एडमिशन देना चाहिए, दे शुड भी बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, दे शुड भी एनरोल इन स्कूल, उनको स्कूल्स में भर्ती करना चाहिए, उनको मिड डे मील्स देना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए, है ना। द एडल्ट्स फॉर फैमिली प्लानिंग, और एडल्ट्स बड़े जो बड़े हैं, जो माता पिता टाइप के जो लोग हैं, उनको भी सरकार के द्वारा समझाना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए, उनको भी एनकरेज करना चाहिए, उनको भी मोटिवेट करना चाहिए, एडल्ट्स को भी फॉर फैमिली प्लानिंग की फैमिली प्लानिंग करे। ऐसे नहीं कि बच्चा एक हो रहा है और 9 महीने बाद में दूसरा हो गया, फिर 9 महीने बाद में तीसरा हो गया, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर 12, है ना। ऐसा नहीं करना है, फ्यूचर प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग करनी है। ऐसा इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त आंसर कि भैया चाइल्ड लेबर को क्यों रोक देना चाहिए और क्यों हटा देना चाहिए और कैसे हटा देना चाहिए। तो पहला पॉइंट दोबारा से देख लेते हैं, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, चाइल्ड लेबर को रोक देना चाहिए क्योंकि इट इज एन इनह्यूमन एक्ट, ये एक अमानवीय प्रकृति है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा है, इट टेक्स अवे देयर चाइल्डहुड एंड हेम्पर, इट मतलब ये जो चीज है ये टेक्स अवे कर देती है चाइल्डहुड, बचपन को, एंड हेम्पर कर देती है, रोकथाम कर देती है उनकी ग्रोथ को। तीसरा पॉइंट यहां से लेंगे अपन, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री, चिल्ड्रन किसी भी देश का फ्यूचर हो सकता है। फिर चौथा पॉइंट लेंगे, चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड, चाइल्ड लेबर को रोका जा सकता है। हाउ का आंसर है, चाइल्ड लेबर को रोका जा सकता है बाय कलेक्टिव एफर्ट्स। कलेक्टिव एफर्ट्स का मतलब बहुत ज्यादा प्रयास करके, इकट्ठा करके, प्रयास करके, किसकी द्वारा, बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द सोसाइटी, बाय द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी, बाय द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी। दे शुड बी एनरोल, उनको एनरोल करना चाहिए स्कूल्स में, मिड डे मील्स में, है ना, ऐसा उनको मतलब एनरोल करना चाहिए, और एनकरेज करना चाहिए एडल्ट्स को, और बड़ों को समझाना चाहिए, बड़ों को मोटिवेट करना चाहिए, बड़ों को एनकरेज करना चाहिए फॉर फैमिली प्लानिंग की, वो क्या करे, फैमिली प्लानिंग करे। उम्मीद करूंगा आपको ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। दोबारा से फिर से पढ़िएगा, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 आपको कैसा लगा। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एक बहुत ही शानदार जानदार, फिर से एक जबरदस्त क्वेश्चन स्क्रीन पर है। हाउ, कैसे, कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, मुकेश को कैसे अपने सपना समझ में आया। और क्वेश्चन के बीच में पूछा जा रहा है, इन योर ओपिनियन, आप अपनी राय के अनुसार बताओ। अकॉर्डिंग टू यू ऐसे पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू योर व्यू, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर व्यू, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, आपकी राय के अनुसार, आपके अनुसार, हाउ मतलब कैसे, कैन मुकेश रियलाइज, मुकेश को कैसे रियलाइज होता है अपने सपने के बारे में, मुकेश कैसे अपने सपने के बारे में महसूस करता है। तो सर 3 4 5 लाइन है, आइए सर समझते हैं। आंसर कुछ पुराना वाला ही मिल जाएगा। मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, अभी पढ़ा था, मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपने पढ़ा होगा। मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, मुकेश इज द सन, मुकेश इज द सन अ पुअर बेंगल मेकर, मुकेश पुअर बेंगल मेकर का बेटा है और फिरोजाबाद का। ही इज डेयरिंग, वो साहसी है, ही इज डेयरिंग, वो साहसी है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन बेंगल मेकिंग, उसका बेंगल मेकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन बेंगल मेकिंग, उसका चूड़ी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, इसलिए ही वॉन्ट्स टू गो गैरेज, इसलिए वो गैरेज जाता है, गैरेज का मतलब काम करने वाली जगह जाता है, एंड लर्न, और सीखता है, अबाउट द जॉब, और जॉब के बारे में सीखता है। मुकेश इज डिफरेंट, मुकेश अलग है। ही हैज द एबिलिटी, उसमें एबिलिटी है, उसमें योग्यता है, टू ड्रीम, सपना देखने की, उसमें सपना देखने की योग्यता है, एंड ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, और वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। यस ही कैन रियलाइज, हाँ वो रियलाइज करता है, हिज ड्रीम, अपना सपना, ऑफ ज्वाइनिंग ए गैरेज, एक गैरेज ज्वाइन करने का वो सपना महसूस करता है, गैरेज ज्वाइन करने का सपना वो महसूस करता है। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि मुकेश का सपना वो रियलाइज जो करता है वो सही था आपके अकॉर्डिंग? तो हमारे अकॉर्डिंग ये है कि भैया मुकेश जो है वो एक पुअर बेंगल मेकर का बेटा है फिरोजाबाद में, लेकिन ही इज डेयरिंग, लेकिन वो साहसी है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन बेंगल मेकिंग, उसका चूड़ी बनाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। एंड ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वो बोलता भी है कि आई वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, तो हमने लिखा है ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही वांट्स टू गो गैरेज, वो गैरेज जाता है, गैराज जाता है, और गैराज जाकर लर्न, सीखता है, अबाउट द जॉब, जॉब के बारे में सीखता है। मुकेश इज डिफरेंट, मुकेश अलग है। ही हैज द एबिलिटी, उसमें योग्यता है, टू ड्रीम, सपना देखने की, उसमें सपना देखने की योग्यता है। एंड ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, और वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। यस ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम, हाँ वो अपने सपने को रियलाइज करता है, ऑफ ज्वाइनिंग अ गैरेज, गैरेज ज्वाइन करने का जो उसका सपना है उसको वो रियलाइज करता है, उसको वो महसूस करता है। उम्मीद करूंगा आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको हमने 2 बार पढ़ा है, नहीं समझ में आया तो इसको बार बार इस वीडियो को रिपीट कीजिएगा बेटा, है ना। चलो सर क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। आइए सर क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं, क्या लिखा हुआ है। वेयर हैज साहेब कम फ्रॉम एंड व्हाई, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि साहेब कहां है, साहेब कहां से आया है, और अब पूछा जा रहा है क्यों, एक और इसमें ऐड कर दिया क्यों। तो सर पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मिलाकर लगभग वही आंसर मिलेगा। साहेब हैज कम फ्रॉम ढाका, साहेब ढाका से आया है इन बांग्लादेश,
बांग्लादेश में जो ढाका शहर है उस ढाका से 1971 में आया था, अभी आ जाएगा 1971 अगर लिखा हुआ है तो, वैसे तुम्हें ध्यान रखना है ही हैज कम फ्रॉम विद हिज मदर इन 1971 में आया था, बिकॉज क्योंकि वहां पर क्या था, स्टॉर्म स्वेप्ट अवे, स्टॉर्म ने उनके स्वेप्ट अवे कर दिया था देयर फील्ड्स एंड होम्स, ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने। तो साहेब हैज कम फ्रॉम ढाका, साहेब ढाका से आया है बांग्लादेश में। ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया था, की वजह से, उसने छोड़ दिया था की वजह से, पॉवर्टी, उसने गरीबी की वजह से ढाका छोड़ दिया। उसने नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल मतलब प्राकृतिक दुष्प्रभाव, प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक डिजास्टर्स, प्राकृतिक घटनाओं की वजह से उसने अपना शहर छोड़ दिया था। एंड लैक ऑफ वर्क, और काम की कमी की वजह से उसने अपना घर छोड़ दिया था। साहेब हैज कम फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश, साहेब ढाका से आया था बांग्लादेश से। ही लेफ्ट, उसने वो बांग्लादेश या ढाका छोड़ दिया था ड्यू टू, की वजह से, किसकी वजह से, पॉवर्टी, नेचुरल डिजास्टर एंड लैक ऑफ वर्क, पॉवर्टी, नेचुरल डिजास्टर एंड लैक ऑफ वर्क, गरीबी, प्राकृतिक दुष्प्रभाव और लैक ऑफ वर्क की वजह से। दे स्वेप्ट अवे, इन तूफानों ने, इन घटनाओं ने स्वेप्ट अवे, बहा दिया था, देयर फील्ड्स एंड होम्स, उनके खेतों को और उनके घरों को क्या कर दिया था, बहा दिया था। दे वर रूइंड, वो क्या हो चुके थे, खंडर हो चुके, बर्बाद हो चुके थे, उनके खेत खराब हो चुके थे, घर बह चुके थे, वो बर्बाद हो चुके थे। दे वर रूइंड, दैट इज वाई, इसी वजह से, दैट इज वाई, दैट इज वाई, दैट इज वाई, दैट इज वाई, इसी वजह से, इसी वजह से, कॉपी में ऊपर लिखो दैट इज वाई, इसी वजह से। दे हेड टू लीव, इसी वजह से उनको छोड़ना पड़ा, दे हेड टू लीव, उनको छोड़ना पड़ा, उनके खेत छोड़ने पड़े और उनके घर उनको छोड़ने पड़े। दे केम टू द बिग सिटी, वो बड़े शहर में आगे, छोटे छोटे सेंटेंस से बेटा हिंदी में याद हो जाएगा तो इंग्लिश में इजी वे में लिख पाओगे। दे केम टू द बिग सिटी, वो बड़े शहर में आगे, एंड सेटल डाउन, और वहां पर सेटल हो गए इन सीमापुरी, सीमापुरी में वो सेटल हो गए विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ में, इन सर्च ऑफ बेटर, इन सर्च ऑफ बेटर लाइवलीहुड, अच्छा जीवन यापन करने के लिए, अच्छी सुख सुविधाएं प्राप्त करने, अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर, अच्छा सुख सुविधा, अच्छी अपॉर्चुनिटी और अपनी जीविका की तलाश में वो लोग यहाँ पर अपने परिवार के साथ में आगे। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ, तसल्ली से ठंडे दिमाग से समझिएगा। साहेब हैज कम फ्रॉम ढाका, साहेब ढाका से आया है इन बांग्लादेश से। ही लेफ्ट, उसने घर छोड़ दिया था ड्यू टू पॉवर्टी, नेचुरल डिजास्टर, लैक ऑफ वर्क, तीन बातें हैं, पॉवर्टी याद रखना, पॉवर्टी 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 मतलब गरीबी, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक दुष्घटनाएं, ठीक है, एंड लैक ऑफ वर्क, वर्क की कमी से, काम धंधे की कमी से, ठीक है। दे स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स, दे मतलब इन्होंने, ये जितनी भी चीजें हैं, फ्लड है, स्टॉर्म्स है, नेचुरल डिजास्टर है, पॉवर्टी है, लैक ऑफ वर्क है, इन्होंने स्वेप्ट अवे, बहा दिया उनके खेतों को और उनके घरों को, इनके खेतों को और उनके घरों को। दे वर रूइंड, ये सारी की सारी चीजें रूइंड हो गई, बर्बाद हो गई। दैट इज वाई, इसी वजह से, दे हैड टू लीव देयर फील्ड्स, इसी वजह से उनको उनके खेत और उनके घर उनको छोड़ने पड़े। दे केम टू द बिग सिटी, वो बड़े शहर में आगे, एंड सेटल डाउन इन सीमापुरी, और सीमापुरी में आकर वो बस गए, है ना, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ में बस गए, अच्छी जीविका और अवसर कमाने के लिए, अच्छी जीविका और अच्छा अवसर ढूंढने के लिए, अच्छी जीविका और अच्छा अवसर ढूंढने के लिए। उम्मीद करूंगा आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा से, तिबारा से, चौबारा से बार बार याद कीजिएगा, पढ़िएगा, अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में इनको लिखिएगा बेटा, ठीक है। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ए यंग मैन इन फिरोजाबाद इज बर्डन, फिरोजाबाद मुकेश वाली कहानी, कि ए यंग मैन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में एक यंग मैन बर्डन है, बोझा है, अंडर द बेगीज ऑफ टू वर्ल्ड, दो संसार में, कि सर दो संसार के अंदर एक व्यक्ति फिरोजाबाद में थोड़ा सा अपने आप पर बोझा फील कर रहा है, ठीक है। व्हाट आर दे, वो क्या है, दो संसार की बातें की गई थी इस वाले पार्ट में, लास्ट वाले पेजेस में। दो संसार, दो संसार कौन से, दो संसार ऐसे कि जब एनी जंग किसी को पूछती है कि तुम तुम्हारा काम धंधा क्यों शुरू नहीं करते, तो वो कहते हैं कि यहाँ अगर हम काम धंधा शुरू कर ले तो साहूकार लोग, पुलिस लोग हमें घसीट कर जेल में बंद कर दे कि इतना पैसा कहाँ से आया, तुमने चोरी की होगी, है ना, ऐसा ऐसा। और ऐसा ही कई लोग थे उसी फिरोजाबाद में जो मोटर मैकेनिक बनना चाहते थे, अपने काम धंधे को छोड़कर। तो ऐसी कई बातें, आओ सर समझते हैं, सीखते हैं क्या लिखा हुआ है। द टू वर्ड्स दैट बर्डन अ यंग मैन इन फिरोजाबाद, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द टू वर्ड, द टू वर्ड्स, दो संसार, दैट बर्डन ए यंग मैन, जो एक युवा व्यक्ति को बर्डन करते हैं फिरोजाबाद में, इंक्लूड, वो इंक्लूड है, वो सम्मिलित है, वन ऑफ द फैमिली, वन ऑफ द फैमिली, एक तो है द फैमिली, वो परिवार जिनको कॉट कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, इन द वेब, मतलब जो कॉट मतलब जो पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, वेब ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया, गरीबी के जाल में जो फंसे हुए हैं, कि वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार तो वो जो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, इसको ब्लैक पेन से लिखना है ना, कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, बर्डन्ड, जिनके ऊपर बोझा लादा गया है, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, स्टिग्मा मतलब धब्बा, कास्ट मतलब जाति, जिन पे जाति का धब्बा लगा हुआ है, जाति का धब्बा मतलब कि ये सीमापुरी वाले लोग, ये फिरोजाबाद वाले लोग, ऐसा, ठीक है। इन विच, जिसके अंदर दे आर बोर्न, कि वो जाति
जिनका जिनके धब्बा लगा उस जाति में वो जन्मे हुए हैं, एक तो ये। इसका मतलब यहां पर बात की गई है ऊंच और नीच की, तो ये नीचे तबके के लोगों की बात कर ली अभी तक। अब आएगा दूसरा पॉइंट, वापस से पहला पॉइंट समझते हैं कि द टू वर्ड्स दैट बर्डन ए यंग मैन इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में एक व्यक्ति के ऊपर जो बोझ डाला जाता है उसमें सम्मिलित है वन ऑफ द फैमिली, एक तो परिवार, वन ऑफ द फैमिली, कौन सा परिवार, जो कोट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी के जाल में फंसा हुआ है, जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, कि भैया जाति के बोझे से, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, कास्ट मतलब जाति के जो धब्बा, जाति के धब्बे के द्वारा जो बर्डन है जिसके अंदर उन्होंने जन्म लिया है, जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया है उस जाति के धब्बे का जो बर्डन है वो। दूसरा, द अदर ए विशियस सर्कल, एक दुष्ट, विशियस मतलब दुष्ट, ये किताब का वर्ड है, किताब में विशियस लिखा हुआ है। द अदर ए विशियस सर्कल, एक दुष्ट सर्कल ऑफ साहूकार, साहूकारों का दुष्ट सर्कल, साहूकारों की कंपनी, साहूकारों का ग्रुप, झुंड, और साहूकारों का ग्रुप, मिडल मैन, मध्यम वर्ग के लोग, मतलब थोड़े से बड़े लोग, द पुलिस मैन, लोगों का जो वर्ग है वो लोग, द कीपर्स, कीपर्स मतलब मानने वाले, ऑफ द लोग, कानून को मानने वाले लोग, द ब्यूरोक्रेटर्स, ब्यूरोक्रेटर्स का मतलब एक तरीके से आप नौकरशाही, मतलब कहने का मतलब राजा टाइप के लोग मान लो आप, एंड द पॉलिटिशियंस। तो भैया यहां पर दो लोगों की बात की गई है, और वो दो लोग कौन है, गरीबी में फंसे हुए लोग, पहला पॉइंट बता रहा है वन ऑफ द फैमिली, कौन सा, गरीबी में फंसे हुए लोग, जाति के धब्बे से, जाति के धब्बे से, जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया है उस जाति के धब्बे से परेशान लोग। तो नीचे तबके लोगों में तो दो ही बातें हुई है, कौन सी दो बातें, गरीबी में फंसे हुए लोग और जाति वाली, गरीबी में फंसे हुए लोग और जाति वाली, जाति मतलब स्टिग्मा ऑफ कास्ट जिसके अंदर उन्होंने जन्म लिया है। और दूसरा अदर फैमिली कौन सी है, जिसमें बड़े लोगों की बात की गई, और बड़े लोगों में 4-5 लोगों का नाम है ना, एविशियस सर्कल, दुष्ट लोगों का सर्कल, जिसमें सबसे पहला साहूकार, उसके बाद में मिडल मैन, उसके बाद में पुलिस मैन, उसके बाद में कानून के रक्षक, उसके बाद में ब्यूरोक्रेटर्स, नौकरशाही वाले लोग, पॉलिटिशियंस। पांच पॉइंट है, ऊपर वाले में 2 पॉइंट है, नीचे वाले में 5 पॉइंट है। तो पहले 2 पॉइंट आप हिंदी में याद करेंगे, फिर 5 पॉइंट आप हिंदी में याद करेंगे, तब जाके इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट जो था वो था गरीबी में फंसे हुए लोग, और जो दूसरा जो पॉइंट था जिस मतलब स्टिग्मा ऑफ कास्ट विच दे आर बोर्न, जहां पर उन्होंने जन्म लिया है उस जाति की बात की गई। फिर दूसरे लोगों में 5 पॉइंट की बात की गई। विशियस सर्कल था, दुष्ट लोगों का सर्कल है, साहूकार, मिडल मैन, पुलिस मैन, कानून के रक्षक, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेटर्स और पॉलिटिशियंस। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को याद करने के लिए आप कॉपी में इसको 10 से 20, 25, 30, 50 बार अलग अलग लिखते जाओ, रफ कॉपी में बार बार लिखो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो जाएगा। और आपको याद ही करना है, आपको ये नहीं समझना कि ये आ रहा है कि ये नहीं आ रहा, आपको याद करना है। अभी आपके पास में समय है, अब गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ने वाली है, रट लो एक एक चीज को, जो याद नहीं हो उसको रट लो, जो समझ में आ रहा है उसको वैसे समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, आइए सर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश मतलब फिरोजाबाद वाली बात आएगी कि सर मुकेश का जो एटीट्यूड है, मुकेश का जो दृष्टिकोण है, मुकेश जैसा सोचता है वो डिफरेंट कैसे है दैट ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार से डिफरेंट उसकी सोच कैसे। उसके परिवार की सोच क्या है कि उसकी परिवार की सोच है कि सर पीढ़ियां दर पीढ़ियां चूड़ी बना रही है, लेकिन मुकेश क्या है, मुकेश वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, है ना, उसकी आंखों में सपने हैं, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ही वांट्स टू गो गैराज, वो गैराज जाना चाहता है ना, ऐसे ऐसे बातें। चलो आओ सर समझते हैं। मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन इज डिफरेंट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मुकेश का जो दृष्टिकोण है अपनी सिचुएशन, अपनी स्थिति के प्रति, वो डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब यहां से हम लिखेंगे मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, ये फिर से वही लाइन आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, वही लाइन है, अभी क्वेश्चन में पढ़ी थी ना अपन ने कि मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश भैया फिरोजाबाद में एक बेंगल मेकर के परिवार से बिलोंग करता है। ही इज डेयरिंग, ये भी पहले आ चुकी है, ही इज डेयरिंग, वो है डेयरिंग है, वो मतलब साहसी है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन बेंगल मेकिंग, उसका चूड़ी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वही आंसर चल रहा है। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वही आंसर चल रहा है। ही वांट्स टू गो गैराज, वो गैराज जाना चाहता है, एंड लर्न अबाउट द जॉब, अपनी जॉब के बारे में सीखना चाहता है। ही डज नॉट वांट टू क्लिंग, अब यहां से अलग है, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो आपको बड़ा सा दिख रहा है, वो यहां से स्टार्ट है। स्टार्ट मतलब ये तो पहले वाला ही आंसर है। ही डज नॉट वांट टू क्लिंग, वो चिपकना नहीं चाहता, ही डज नॉट वांट टू क्लिंग, है ना, वह चिपकना नहीं चाहता है, वो चिपके रहना नहीं चाहता है बेंगल मेकिंग से, वो चूड़ी बनाने वाले काम से चिपका रहना नहीं चाहता है। मुकेश फैमिली ने तो एक्सेप्ट कर लिया, मुकेश के परिवार ने तो स्वीकार कर लिया है बेंगल मेकिंग को, मुकेश के परिवार ने तो बेंगल मेकिंग को स्वीकार कर लिया एज देयर डेस्टिनी, अपने भाग्य के रूप में। उन्होंने तो अपने भाग्य के रूप में इसको स्वीकार कर लिया, डेस्टिनी मान लिया है, भाग्य मान लिया है। बट मुकेश इज डेयरिंग, लेकिन मुकेश क्या है, साहसी है। तो इस क्वेश्चन को फिर से मैं समझा देता हूं, बड़ा अच्छा आंसर है, पहले भी आ चुका है, आंसर इतना पहले भी आ चुका है कि मुकेश अपने परिवार की सिचुएशन से अलग कैसे हैं, जरा बताइए। तो हम बताना शुरू करते हैं कि मुकेश का जो एटीट्यूड है, उसकी जो सिचुएशन है, उससे वो डिफरेंट है दैट ऑफ हिज फैमिली। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एज इट इज आपको उतारना है। अब आंसर यहां से हम जो पहले पढ़ चुके हैं वही है कि मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकिंग, पुअर बेंगल मेकर।
कि मुकेश जो है इज द सन है पुअर बेंगल मेकर का और फिरोजाबाद में एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का वो बेटा है। ही इज डेयरिंग, वो डेयरिंग है, वो साहसी है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इन बेंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने में। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड ही वांट्स टू वो गेराज जाना चाहता है। लर्न अबाउट द जॉब, और जॉब के बारे में सीखना चाहता है। ही डज नॉट वांट टू क्लिंग, वो चिपकना नहीं चाहता। ही डज नॉट वांट टू क्लिंग, वह चिपकना नहीं चाहता है टू बेंगल मेकिंग, वो बेंगल मेकिंग से चिपकना नहीं चाहता है। मुकेश का जो परिवार है उस परिवार ने तो एक्सेप्ट कर लिया है बेंगल मेकिंग को, मुकेश के परिवार ने तो बेंगल मेकिंग को एक्सेप्ट कर लिया है एज देयर डेस्टिनी, अपने भाग्य के रूप में। बट मुकेश इज डिफरेंट, मुकेश इज डेयरिंग। आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। जरूर से कमेंट करके आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन में आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और समझते हैं क्या क्वेश्चन है कि व्हाट डज द राइटर मीन। भैया हमारे एनिस जंग का क्या मतलब है इस लाइन से कि साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, साहेब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। वो टी स्टॉल वाली बात आएगी, उस समय की बात है कि भैया साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, साहेब अब अपनी मर्जी का मालिक ही नहीं रहा। इस क्वेश्चन को समझाओ कि व्हाट डज द राइटर मीन, राइटर का क्या मीन है भैया, राइटर का क्या मीनिंग है। व्हेन ही सेज, जब वो कहती है कि साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, कि साहेब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। तो आइए सर इस लाइन को समझते हैं। इन लॉस्ट स्प्रिंग लेसन के अंदर व्हेन द राइटर सेज, जब राइटर कहती है साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, कि साहेब अपना मालिक नहीं रहा, तो सी मीन्स उसका मतलब है कि, अब यहां से स्टार्ट होगा क्वेश्चन में था इन लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर व्हेन द राइटर सेज, जब राइटर कहती है साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, साहेब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा, तो सी मीन्स दैट, उनका मतलब है कि साहेब हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, साहेब ने अपनी आजादी खो दी है। इस लाइन का मतलब है कि साहेब हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, साहेब हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, साहेब हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, साहेब ने अपनी फ्रीडम खो दी है। अर्लियर, पहले, एज ए रेग पीकर के रूप में, पहले रेग पीकर के रूप में, अर्लियर मतलब पहले, एज ए रेग पीकर के रूप में, ही कुड रोम फ्रीली, वो रोम कर लेता था, वो घूम लेता था आजादी से। एज ए अर्लियर, एज ए रेग पीकर के रूप में, ही कुड रोम फ्रीली, वो आजादी से घूम सकता था। पहले रेग पीकर के रूप में वो आजादी से घूम सकता था। आफ्टर टेकिंग अप अ जॉब एट ए टी स्टॉल, और चाय की दुकान पर काम करने के बाद, आफ्टर टेकिंग अप अ जॉब लेने के बाद, एट ए टी स्टॉल, चाय की दुकान पर जॉब लेने के बाद, आफ्टर टेकिंग अप, टेकअप का मतलब यहां पर है जॉब लेना, मतलब लेना एक तरीके से। आफ्टर टेकिंग अप अ जॉब लेने के बाद, एट ए टी स्टॉल, भैया चाय की दुकान पर जॉब लेने के बाद में, ही अर्न्स मनी, वो पैसा कमाता तो है, बट हैज टू फॉलो, उसको फॉलो करना पड़ता है ऑर्डर्स। ही हैज टू फॉलो ऑर्डर्स, उसको ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। एंड वर्क करना पड़ता है अंडर समवन, और किसी के अंडर में काम करना पड़ता है, अंडर समवन, किसी के अंदर उसको काम करना पड़ता है। सो इसलिए ही इज नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट, इसलिए वो अब इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए अब वो निर्भर, मतलब क्या बोलते हैं, आजाद नहीं है, अब वो डिपेंडेंट हो गया, अब वो निर्भर हो गया। ऐसा वाह यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर से समझते हैं कि सर इन लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर व्हेन द राइटर सेज, जब राइटर कहती है कि साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, साहेब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा, तो सी मींस दैट, उनका मतलब है साहेब हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, साहेब ने अपनी आजादी खो दी है। साहेब हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, साहेब ने अपनी आजादी खो दी है। अर्लियर, पहले, एज ए रेग पीकर के रूप में, ही कुड रोम फ्रीली, वो आजादी से घूम सकता था। आफ्टर टेकिंग अप अ जॉब एट टी स्टॉल, चाय की दुकान पर काम करने के बाद में, ही अर्न्स मनी, वो पैसा तो कमाता है, बट हैज टू फॉलो, उसको फॉलो करना पड़ता है ऑर्डर्स, बट हैज टू फॉलो ऑर्डर्स, उसको ऑर्डर्स फॉलो करना पड़ता है। एंड वर्क अंडर समवन, और किसी के अंदर, किसी के अधिकार में उसको काम करना पड़ता है। सो इसलिए ही इज नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट, अब वो आत्मनिर्भर नहीं रहा, इंडिपेंडेंट नहीं रहा, है ना। कैसा लगा क्वेश्चन, मुझे आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा। चलो भैया, अब क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, 3 क्वेश्चन है, 14, 15, 16। ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को मैं और कभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज की क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन हुए इनको आप लिखिएगा, और लिखने में तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, है ना, इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेंगे। यहाँ ये मुझे उम्मीद है, मैंने बहुत कोशिश की है आपको ये लेसन समझाने की। सबसे पहले हमने इसके लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करा, फिर हमने इसके एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन करे, फिर हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन करे, और ये पार्ट अब जाके खत्म हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट लेसन, जिसको हमने डीप वाटर कहा है, डीप वाटर के लाइन टू लाइन हम पढ़ चुके हैं, डीप वाटर का एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब डीप वाटर के बड़े वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्द ही। विदा लेना चाहूंगा अभी आप सभी प्यारे बच्चों से, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।